तो देखो अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी मतलब कि अब हमको जो भी इन्वायरमेंट में हमको जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं या और मिल रहे हैं उनसे मेटल को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मतलब मिनरल से लेके मेटल तक की पहुंचने की प्रोसेस कहलाते हैं आपकी मेटलर्जी। अब देखो अभी और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, तो मैंने टर्म्स ली। देखो मिनरल क्या होता है, मिनरल मतलब वो चीज है जो हमको नेचर्स में मिलती है, ठीक है, जो हमको कहाँ मिलती है, नेचर में मिलती है, उनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। और मिनरल में क्या, मिनरल हमारे जैसे आपको पता है रॉक्स के साथ, इन सब के साथ क्या मिलते हैं आपको, मिनरल। तो मिनरल में क्या होता है, हमारा कुछ मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल में हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, ये सारी चीजें मिनरल में प्रेजेंट होती है। पर एक और टर्म मैंने यूज की, और। तो देखो और कुछ नहीं है, और एक मिनरल ही है, और एक मिनरल ही है, लेकिन बस ये अंतर हो जाता है कि ये है ना एक पर्टिकुलर मेटल का एक कंपाउंड होता है, एक पर्टिकुलर मेटल का एक कंपाउंड होता है जिससे कि हम एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, कंपाउंड ऑफ मेटल है, समझ लो, कंपाउंड ऑफ मेटल है। व्हाट इज इट, कंपाउंड ऑफ मेटल, जिससे कि आप क्या निकाल सकते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी एक चीज समझो कि जितने भी ओर हैं वो सारे तो मिनरल होंगे। ये क्वेश्चन, ये वाला कोड जो है आपके पेपर में भी आ सकता है कि बताओ ऑल द ores are mineral but reverse is not true, but reverse is not true. All the ores are mineral but reverse is not true. इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ से बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक चीज क्या होता है कि जैसे मिनरल है, हमको मिनरल से भी मेटल मिलता है और हमको ओर से भी मेटल मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज ऐसा समझो, मैं जस्ट एक नॉर्मल डाटा ले रही हूँ, ये ट्रुथ नहीं है, कि अगर मान लो 1000 kg का मैंने एक्सट्रैक्शन किया तो मिनरल से आपको कितना मिलेगा, मिनरल से लेट सपोज आपको मिल गया 200 kg, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 100 kg ही मिला। और जो ओर होता है, ओर का अगर आप 1000 kg लोगे तो समझ लो आपको 800 kg आपका चलो मेटल मिल गया। तो आप मुझे बताओ आप किससे एक्सट्रैक्शन करोगे, इतनी मगजमारी आप किसके साथ करोगे, मिनरल के साथ करोगे या और के साथ करोगे, और के साथ करोगे ना। तो जो आपकी जिस कंपाउंड से आपकी मेटल प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली और मतलब ज्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट होगी, हम उसी को क्या बोलते हैं, ओर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, इसी को मिटाते हैं फिर यहीं से चालू करते हैं। देखो ये तो आपने समझ लिया। तो देखो और क्या होते हैं, जैसे अलग अलग मेटल के अलग अलग ओर होते हैं। जैसे कि अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O। तो देखो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। तो आपसे पूछ सकते हैं बॉक्साइट का फॉर्मूला बताओ, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। या वो पूछ लेंगे कि बॉक्साइट की ऐसा कुछ भी एक बॉक्साइट की हाइड्रोलिक वॉशिंग करके कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज रिमूव कर सकते हैं, तो आपको पहले बॉक्साइट पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपको बॉक्साइट ही नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ दोगे, ठीक है। दूसरा जैसे कि मान लो आपका Zn है, ZnS है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है। उसके बाद जैसे ZnCO3 है, ये कार्बोनेट और है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलामाइन। क्या बोलते हैं, कैलामाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपका PbS है तो ये क्या हो जाएगा आपका गैलेना, ये क्या हो जाएगा, गैलेना। अगर आपका HgS है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड, गैलेना हो गया, ये हो जाएगा आपका सिनाबार। तो इस तरीके से कुछ और जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये देखो ये कैसा है, सल्फाइड और है, ये कैसा है, ऑक्साइड है, ये कैसा है, कार्बोनेट है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। तो इस तरीके के कुछ और जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने बादल बना दिया ना, तो ये और इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो गया, अब हमको और तो मिल गया, लेकिन वो जो नेचर में और मिला
वो और तो कैसा है हमारा, क्लीन नहीं है, मतलब वो तो डर्टी है ना, मतलब जमीन से आया है तो उसमें डस्ट भी होंगी, अर्थ या पार्टिकल्स भी होंगे, आपके धूल भी होगी, मिट्टी भी, सब कुछ होगा उसमें। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मेटलर्जी की प्रोसेस जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, मेटलर्जी की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या है, आपको क्लीनिंग करनी है। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस है कि आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड कन्वर्जन करना है। ऑक्साइड है तो ऑल वेल एंड गुड है, अगर ऑक्साइड नहीं है तो सबसे पहले क्या करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, फिर हमको उसका ऑक्सीजन रिमूव करना है। ऑक्सीजन का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन, तो फिर हमको उसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद आपको मेटल मिल गई, उस मेटल का क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, उस मेटल का क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। यही चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो देखो ये हमको पूरी मेटलर्जी की प्रोसेस मैंने एक बार में लिख दी। अब हम क्लीनिंग, देखो क्लीनिंग के लिए आपके पास 3 मेथड होती है। कौन कौन सी होती है, देखो क्लीनिंग के लिए आपके पास 3 मेथड होती है। एक हो गई आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरी हो गई आपकी फ्लोथ फ्लोटेशन, और तीसरी हो गई आपकी मैग्नेटिक सेपरेशन। ये 3 मेथड होते हैं क्लीन करने की। तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का ओर है और किस टाइप की इम्प्योरिटी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सी मेथड से क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग मतलब समझ लो वॉशिंग, तुमको एक पत्थर मिला, तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले धोना पड़ेगा। तो देखो क्लीन करने से पहले क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लीनिंग के ऊपर एक जो प्रोसेस आएगी वो सिंपल है, उसमें हम क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग मतलब बड़े बड़े जो हमको मिनरल्स मिलेंगे उनको क्या करेंगे, क्रशर है लगा रहता है, उस क्रशर से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, ठीक है। और उन फिर छोटे छोटे टुकड़ों को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो पहले वही सीख लेते हैं हम, ठीक है। क्लीनिंग के पहले क्या आ जाएगी हमारे पास, एक प्रोसेस क्रशिंग। तो क्रशिंग सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है। मान लो जैसे कि एक ब्लेड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लेड लगी हुई है, और यहाँ से हम बड़े बड़े और को भेज रहे हैं, और ये जो होंगी वो आपके ऐसे ऐसे ब्लेड ऐसे ऐसे चलेंगे, और जब ये ब्लेड चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, मान लो ऐसा है ना, एक कोई प्रेशर टाइप का रहेगा ऐसा, यहाँ से हम हैवी वेट डालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हैवी वेट डालेंगे, और यहाँ पे उन पार्टिकल्स को रखेंगे। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल्स यहाँ पे आए, और जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद तो हम इसको क्या बोलेंगे, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन ऑफ ओर। पल्वराइजेशन मतलब हमने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमको बड़े बड़े पत्थर मिले, उनको हमने ब्लेड से काट लिया, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया, उन छोटे छोटे टुकड़ों पे बहुत हाई प्रेशर लगा के उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो दूसरी जो मेथड होगी, हम क्या करेंगे, अब हमने उनका पाउडर बना लिया, उस पाउडर को हमको क्लीन करना है। तो देखो उस पाउडर को क्लीन करने के लिए हमारी जो पहली प्रोसेस होगी वो क्या होगी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें है ना आपके पास एक मतलब हाइड्रोलिक मतलब वाटर, वॉशिंग मतलब धोना, पानी से धोना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का एक अपार्टस होगा, इस अपार्टस में आपको यहाँ से एक जेट होगा जिससे कि पानी स्प्रे करना है, जिससे क्या करना है, आपको पानी स्प्रे करना है, और यहाँ पे इस तरीके से। तो देखो यहाँ अगर आप मान लो यहाँ से ओर डालोगे, ठीक है, यहाँ से आपने ओर डाला, और जब डालोगे तो देखो क्या होगा, ये जो जेट होगा इससे क्या होगा, आपका पानी स्प्रे होगा। जब पानी स्प्रे होगा तो यहाँ से आपकी जो इम्प्योरिटीज है, देखो यहाँ से कैसा होगा, ये ऐसा। तो इम्प्योरिटीज जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये सारी चीजें होती है, कैसी होती है, हल्की होती है। तो हल्की होंगी तो ये तुम्हारे मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद जब यहाँ से आप और डालोगे तो यहाँ से पानी फेंकोगे तो जो हैवी चीज होगी वो कहाँ आके बैठ जाएगी, नीचे आके बैठ जाएगी जो हैवी चीज होगी, और जो लाइट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो देखो ये जो प्रोसेस है वो जनरली आपके मतलब Al2O3
या फिर आपके जैसे Fe2O3, इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं ना, या कार्बो सल्फेट जो होते हैं, ऑक्साइड और सल्फेट और के लिए, किसके लिए होते हैं ये? ऑक्साइड एंड सल्फेट और के लिए होते हैं। इसमें आप है ना यहाँ से पानी फेंकते हैं और यहाँ से क्या होता है, इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं, और जो हैवी हमारा हैवी और होता है वो कहाँ मिल जाता है हमको? नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस हो गई हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या होती है? फ्रोथ फ्लोटेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो इसमें फ्रोथ पता है आपको, फ्रोथ मतलब होता है फेन, जो झाग बनता है ना, हम कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं और डिटर्जेंट डाल के जब उस बाल्टी में ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है? फेन बन जाता है। तो उसी तरीके से हमें ना ये वाली जो प्रोसेस होती है वो किसके लिए होती है? जनरली सल्फाइड ओर के लिए होती है, सल्फाइड ओर के लिए होती है। ठीक है, अब देखो सल्फाइड ओर के लिए ही क्यों होती है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टैंक लेते हैं, इस टैंक में हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे। इस टैंक में हम क्या करेंगे? देखो इस टैंक में हमको क्या करना है, इस टैंक में हम लेंगे ऑयल प्लस वाटर। देखो ऑयल भी नॉर्मल ऑयल नहीं, कौन सा ऑयल लोगे? पाइन ऑयल। एक होता है पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या होता है? आपके सल्फाइड H2 के साथ मिलके क्या बनाता है? फ्रोथ बनाता है। क्या बनाता है? फ्रोथ बनाता है। समझ गए? तो आपका जो भी सल्फाइड और होगा वो इस पाइन ऑयल के साथ मिलकर फ्रोथ बना लेगा। तो अगर वो फ्रोथ बना लेगा तो वो यहाँ ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो तो फ्रोथ नहीं बनाएंगी, तो वो कहाँ हो जाएंगी? नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी इम्प्योरिटी। इसको हम गैंग भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? गैंग भी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ऐसे सेपरेट कर लेंगे। इसको जब हमने सेपरेट कर लिया फ्रोथ को, तो यहाँ हमको क्या मिल गया? यहाँ हमको मिल गया ओर। ठीक है, क्या मिल गया यहाँ पे हमको? ओर मिल गया। आ गया समझ में? तो यहाँ से हमने इसको क्लीन कर लिया। अब देखो थर्ड प्रोसेस होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका जो ओर है वो कैसा है? मैग्नेटिकली एक्टिव। मैग्नेटिकली एक्टिव है। तो मैग्नेटिकली एक्टिव कब होगा? और जब उसमें आयरन होगा या निकल होगा या कोबाल्ट होगा, इस टाइप के मेटल अगर प्रेजेंट है तो हम ये वाला सेपरेशन करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपने चक्की देखी है आटा पीसने वाली, वो ऐसे ही होती है ना, उसमें दो बेल्ट लगे होते हैं, मतलब दो व्हील लगे होते हैं और एक बेल्ट लगा होता है उन दोनों व्हील के बीच में, ऐसा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ से ओर डालते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम ओर डालते हैं तो यहाँ से ओर ऐसे पास होता है। यहाँ पे हमने पाउडर्ड ओर डाला और ये चक्का क्या है? चल रहा है, चल रहा है। तो देखो अगर यहाँ से है ना हमने ओर डाला तो ओर प्लस इम्प्योरिटी है हमारे पास, तो ओर प्लस इम्प्योरिटी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ दो बीकर रखेंगे, एक और दो। अब यहाँ से और प्लस इम्प्योरिटी आ रही। अब देखो जो मैग्नेटिक पार्ट है ना, समझ रहे हो आप, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये व्हील कैसा है? ये मैग्नेटिक व्हील है। ठीक है, तो ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, जो मतलब मैग्नेटिक वाला होगा, वो तो इस व्हील से चिपक के चलेगा और यहाँ आके गिरेगा। ठीक है, चिपक के चलेगा क्योंकि मैग्नेट है, तो व्हील के साथ, मैग्नेटिक व्हील के साथ चिपक के चलेगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो तो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो यहीं से उनको स्पेस नहीं मिलेगी और वो क्या होंगी? यहाँ आके गिरेंगी। ठीक है, तो देखो इसमें है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक पार्ट, और ये क्या हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक पार्ट। नॉन मैग्नेटिक पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन मैग्नेटिक पार्ट। क्लियर है? बढ़िया। तो देखो इस तीन तरीके से हमने क्या किया, जो भी नॉन रिएक्टिव इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव कर दिया। अभी हमने नॉन रिएक्टिव इम्प्योरिटीज की, अभी हमने कुछ भी रिएक्शन नहीं किए। तो जैसे अगर आपका ZnCO3 तो ZnCO3 ही मिलेगा। इन तीनों प्रोसेस से क्या होगा, अगर आपका Al2O3.2H2O था तो आपको यही मिलेगा Al2O3.2H2। बट ये कैसा था? ये आपका इम्प्योर था, ये आपका कैसा मिल जाएगा? क्लीन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही HGS, ये अगर आपका इम्प्योर था तो ये आपका कैसा मिल जाएगा? यहाँ पे आपकी क्लीनलीनेस हो जाएगी, पर रहेगा वो HGS ही। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
तीनों से क्लीनिंग कर ली। अब क्लीनिंग करने के बाद क्या करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद आता है कि हमको कोई भी, देखो ऑक्साइड बना के हमको मेटल निकालना इजी होता है, ठीक है। किसी भी और का ऑक्साइड अगर है तो उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, कैल्सिनेशन कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं रोस्टिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे देखो कैसे, कि मान लो कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में, एयर के एब्सेंस में हीट करना है। रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ और की प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसमें हम किसको ट्रीट करते हैं, जनरली हम इसमें ट्रीट करते हैं कार्बोनेट ओर को। कार्बोनेट और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे देखो आपका क्या है, ZnCO3 है, ये क्या होगा आपका ZnO बना लेगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, CO2, एक कार्बन गया, दो ऑक्सीजन दी, तो जिंक और ऑक्सीजन बच गया, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही मान लो आपका क्या है, FeCO3 मान लो है, तो इसको भी हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, FeO मिल गया और हमको CO2 मिल गई। अभी तक हमको मेटल नहीं मिली, अभी तक हमको सिर्फ क्या मिला है, ऑक्साइड मिला है। ऐसे ही जो सल्फाइड और होंगे, जैसे कि मान लो ZnS है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है ZnS है, तो इसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो तो ये SO2 बना के निकल जाएगी, और हमको क्या मिल जाएगा, ZnO मिल जाएगा, प्लस यहाँ से SO2 गैस बाहर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका HGS है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो क्या मिल जाएगा, HGO मिल जाएगा, प्लस SO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो अब हमने क्या कर लिया, ऑक्साइड बना लिया। जो ऑक्साइड था वो तो ऑक्साइड था, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी। जो ऑक्साइड नहीं था उसका हमने क्या कर लिया, ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमको ऑक्साइड मिल गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको ऑक्साइड से मेटल निकालना है। अब क्या करना है, ऑक्साइड से मेटल निकालना है। तो देखो ऑक्साइड से मेटल निकालना है मतलब क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। और ऑक्सीजन को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम क्या करें, कार्बन डाल दें। हमने एक बार उसमें अगर कार्बन डाल दिया तो क्या होगा, वो कार्बन ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और मेटल को छोड़ देगा। देखो कैसे, तो ये हमें ना तीन तरीके से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, बाय कार्बन कर सकते हैं, बाय कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं, और बाय, देखो कार्बन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं, और बाय एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं तुमको सिखाती हूँ। देखो अभी क्या है, कार्बन कर सकते हैं, मतलब हमने क्या किया, कोई भी मेटल का ऑक्साइड है उसको अगर आपने कार्बन डाल दिया तो वो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मेटल बना लेगा। और अगर है ना, जैसे कोई भी ऑक्साइड, तो यहाँ से हमको क्या मिल गई, मेटल मिल गई और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गई। और ऐसे ही अगर मान लो कोई मेटल का ऑक्साइड है, उसमें हमने CO डाल दिया तो क्या हो जाएगा, CO और O क्या मिल बना लेंगे, हमारे CO2 बना लेंगे, प्लस आपको यहाँ पे साइड में क्या मिल जाएगी, मेटल, और यही हमको चाहिए थी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, हम एल्यूमिनियम डाल के भी कर सकते हैं। मान लो कि जैसे कोई लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे Mn2 मतलब मैग्नीज का ऑक्साइड है, जैसे Mn2O3 है, तो इसमें अगर हम एल्यूमिनियम डाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन निकाल देंगे, एल्यूमिनियम हमको मिल जाएगा, और यहाँ से हमको मैग्नीज मिल गया। समझ रहे हो, तो मतलब हमको मैग्नीज चाहिए था तो हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, तो ये इसका ऑक्साइड बना लेगी। एल्यूमिनियम की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो जैसे कि मान लो हमने अभी ZnO का बना लिया था, ZnO में अगर हम कार्बन डालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही होता रहता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, फिर किसी जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और हम क्या कर लेंगे, जिंक बना लेंगे और यहाँ पे CO2 को रिलीज कर देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है आपकी रिडक्शन, ठीक है। अब हमको क्या मिल गई, अब हमको मेटल तो मिल गई, लेकिन अब हमको इस मेटल का क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेटल मिली है वो उतनी प्योर नहीं है, ये कैसी है, थोड़ी इम्प्योर मेटल है। तो अब हमको इसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा।
तो देखो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने सब मेटल निकाल लिए, ठीक है, लेकिन इस मेटल का प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मेटल जो हमको मिली है जरूरी नहीं कि वो प्योर हो। तो देखो इसका जो प्यूरिफिकेशन है, अब क्या करेंगे हम, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो देखो ये हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम किससे कर सकते हैं, एक तो हम लिक्विफिकेशन से कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन से कर सकते हैं। दूसरा हम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। अब देखो लिक्विफिकेशन क्या होता है, मतलब लिक्विड बनाना, मतलब कि मेटल को क्या करना, फ्यूज करना, ठीक है, फ्यूज करना, मेटल को क्या करना, फ्यूज्ड स्टेट में लेके आना। तो क्या होगा, अगर मान लो हमको कुछ मेटल मिल गई है, ठीक है, कुछ मेटल मिल गई है, इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज है, लेट सपोज, ठीक है, हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो ये मेटल का अगर ये मेटल कैसी हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और किस फॉर्म में चली जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। अगर ये लिक्विड फॉर्म में चली गई तो देखो इम्प्योरिटीज जो है वो तो सॉलिड रह जाएंगी, और हम क्या करेंगे, इस सॉलिड लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। ये मिक्सचर मिलेगा, इसमें से हम लिक्विड मेटल को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये प्रोसेस हो गई हमारी। इसमें से हम क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमको प्योर मेटल मिल गई, अगर कुछ इम्प्योरिटीज होगी तो वो सॉलिड फॉर्म में हमारे उस बर्तन में ही रह जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें किस किस का करते हैं, इसमें हम जैसे टिन हो गया, बिस्मथ हो गया, जैसे टिन हो गया, बिस्मथ हो गया और लेड हो गया, ये क्या होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, तो हम इनके साथ कर सकते हैं ये वाले प्रोसेस, ठीक है। उसके आयरन के साथ मत करने बैठ जाना, नहीं तो वो इम्प्योरिटीज सब पहले ही मेल्ट हो जाएंगी, आयरन पता नहीं कब मेल्ट होगा। देखो और दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में ये डिपेंड करता है वेपर बनाने पे। तो देखो वेपर्स बनाने पे, तो अगर आपकी जो मेटल्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब उन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा है, तो हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक चेम्बर लेंगे, डिस्टिलेशन चेम्बर। यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी, जैसे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक हमने चेम्बर लिया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, कंडेंस होती है गैसेस, तो इस तरीके से हम कंडेंस कर लेंगे। तो यहाँ से आपको पता है ये डिस्टिलेशन चैम्बर, इसमें क्या होगा, अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आपकी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो पहले उड़ के मिल जाएगी, और पहले उड़ के मिल जाएगी तो आप यहाँ क्या कर लोगे, मेटल को कलेक्ट कर लोगे, और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज इसी में रह जाएंगी, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, डिस्टिलेशन। ये किसके लिए यूज होता है, ये आपकी जनरली जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी मान लो जैसे इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल है, जैसे कि समझ लो आपकी कॉपर है, जो ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है। अब कॉपर इम्प्योर मेटल है, इसके साथ इम्प्योरिटी पता है किसकी होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस सबकी इम्प्योरिटी होती है। मतलब अगर हमको कॉपर चाहिए तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इम्प्योरिटी, और अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसमें अगर कॉपर मिक्स कर दिया तो कॉपर इम्प्योरिटी। तो डिपेंड करता है, जिसकी जरूरत है वो हमारे काम का है, बाकी इम्प्योरिटी। तो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं आपकी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब की इम्प्योरिटीज होती हैं थोड़ी थोड़ी कॉपर में। तो क्या करते हैं हम, इसकी देखो अभी इन इम्प्योरिटीज को अच्छे से सहेज के निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, है ना, यहाँ पे एक इम्प्योर कॉपर की रोड लेते हैं, ठीक है। ये रॉड कैसी होती है आपकी, इम्प्योर कॉपर की होती है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं एज अ एनोड, इसको क्या लेते हैं हम, एनोड, ठीक है। इसको हम एक टैंक में लेते हैं, और हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे हमने एक प्योर कॉपर लिया। ये कैसा कॉपर है आपका, ये एनोड है प्लस इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। और ये कैसा है आपका, प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इसमें सॉल्यूशन डाल के इसमें, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका, इसमें इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग करनी है ना, मतलब हम इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ के, और जब इसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो देखो ये कैसा है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैसा है नेगेटिव है, नोट क्या है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव। तो देखो इस पे क्या होता है, ये जो इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर कॉपर यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, और वो जाके कहाँ जमने लगता है,
प्योर वाले में। तो देखो यहाँ से अगर हमने ऐसा इसमें रिडक्शन करवाया तो क्या होगा, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करने लगेगा, आपका क्या करने लगेगा, Cu के पास डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ से देखो बहुत सारी इम्प्योरिटी थी, यहाँ पे कॉपर भी थी, Ag भी थी, Au भी थी। तो इन सब में से ये जो कॉपर है वो जाके इधर जमने लगेगा, कॉपर इधर जाके जमने लगेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो रॉड तुमने इतनी मोटी ली थी वो रॉड पतली बचेगी और ये वाली रॉड और मोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर आके जम गया। आगे समझ में। तो देखो, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज बचेंगी वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी Ag, Au, Pt, इस टाइप की इम्प्योरिटीज हो जाएंगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो आपको ध्यान रखना है, एनोड मड आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो आपको लिखना है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं तो इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो एनोड पे ही रह जाते हैं, क्योंकि प्योर मतलब ये पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्योर जो कॉपर होता है वो प्योर कैथोड की तरफ चला जाता है और वहां से जो बची हुई चीजें हैं वो तो नहीं जाती, वो सब यहीं रह जाती है। तो वो एनोड पे ऐसे जम जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनोड मड। क्लियर है। अभी यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अलॉयस। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।